नमस्ते, सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। दिन भर क्या रहा स्पेस डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारे से इस वीडियो में एक करके जान लेते हैं। पहली अपडेट चाइना को लेकर आ रही है। नहीं सुधर रहे दोस्तों हालात, अभी भी वैसे के वैसे बने हुए हैं और ऐसे में चीन मनमानी करने की कोशिश में लग गया है। अब ये अनुमान लगाया जा सकता है कि वो युद्ध की तैयारी करने में जुटा हुआ है। जहाँ एक तरफ सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार सीमा विवाद को सुलझाने की बात हो रही है, इस बीच में चाइना ने LAC पर एक बड़ा हवाई सैन्य अभ्यास किया है। सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के उस पार चीन के 21 से 22 लड़ाकू विमानों ने अभ्यास किया है और ये जो लड़ाकू विमान उसने अभ्यास में उतारे हैं उनमें J-11 फाइटर प्लेन है, जो कि रशिया का Su-27 का कॉपी है, यानी कि उसकी नकल है। इसके अलावा J-16 विमान भी इस अभ्यास में देखे गए हैं। हालांकि भारत ने इस पर काफी पैनी नजर बना के रखी हुई है। ये जो एक्सरसाइज की गई है चीन के द्वारा, ये होटन, गारगुंसा और काशगर समेत कुछ एयरफील्ड से की गई हैं, जिन्हें चाइना ने हाल ही में अपग्रेड भी किया है। आपको बता दें कि किस हवाई अड्डे पर कितने लड़ाकू विमान मौजूद है, इसको छिपाने के लिए चीन ने कंक्रीट के स्ट्रक्चर भी खड़े कर दिए हैं। सूत्रों ने बताया कि अभ्यास के दौरान चीन के लड़ाकू विमान उसी क्षेत्र में बने रहे। वहीं दूसरी तरफ पिछले साल से ही भारतीय लड़ाकू विमानों की भी लद्दाख में गतिविधियां काफी बढ़ी हुई हैं। इस साल की गर्मियों में चीन की सेना और एयरफोर्स की तैनाती के बाद इंडियन एयरफोर्स भी नियमित तौर पर MiG-29 लड़ाकू विमानों की टुकड़ी को वहां पर तैनात करती रही है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने अपने विध्वंसक राफेल लड़ाकू विमानों को लद्दाख में उतार रखा है। राफेल लड़ाकू विमानों से एयरफोर्स की ताकत काफी बढ़ी हुई है। अब तक भारत को 24 लड़ाकू विमान मिल चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना ने पैंगोंग झील इलाके से अपने सैनिकों को तो पीछे हटाया, लेकिन उसने HQ-9 और HQ-16 जैसे अपने एयर डिफेंस सिस्टमों को नहीं हटाया है, जो कि लंबी दूरी से किसी भी लड़ाकू विमान को टारगेट कर सकते हैं। सिंजियांग और तिब्बत रीजन में होटान, गारगुंसा, काशगर, होपिंग, ढोकाजोंग, लिंजी और पंगट एयरबेस के जरिए किए गए चीन के इस युद्धाभ्यास के बारे में भारत ने डिटेल से जानकारी ले रखी है। भारतीय वायुसेना भी वहां पर जवाब देने के लिए तैनात है और भारतीय एयरफोर्स ने Su-30 और MiG-29 के फॉरवर्ड एयरबेसों पर उन्हें तैनात कर दिया है। इन लड़ाकू विमानों ने पूर्वी लद्दाख सेक्टर में चीनी विमानों की तरफ से एयर स्पेस के उल्लंघन करने की कोशिश को नाकाम करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर भारतीय वायुसेना डोमिनेट करती है चाइना की वायुसेना के ऊपर, क्योंकि जिस एरिया में इंडियन एयरफोर्स तैनात है वहां से भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को बहुत ही अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशन मिली हुई है, क्योंकि चाइना के लड़ाकू विमानों को काफी ऊंचे एयरबेस से उड़ान भरनी पड़ती है, जबकि भारतीय लड़ाकू विमान मैदानी इलाके से उड़ान भरकर तुरंत पहाड़ी क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। इंडियन एयरफोर्स जरूरत पड़ने पर देश भर में किसी भी तेजी से अपने एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रन को तैनात कर सकती है और उसका बहुत ही प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल भी कर सकती है। यानी कि चाइना फिर से भारत को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में तैनात भारतीय वायुसेना भी है। जवाब दिया जाएगा और अच्छे से दिया जाएगा किसी भी हरकत का जो चाइना की तरफ से की जा सकती है। अगली अपडेट भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना को 3 स्वदेशी निर्मित अत्याधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर्स यानी कि ALH Mark 3 मिल गए हैं। इन्हें पूर्वी नेवल कमांड के नेवल एयर स्टेशन स्थित INS डेगा पर तैनात किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों के आने से भारतीय नौसेना की निगरानी क्षमता और बढ़ जाएगी। इसे नौसेना की भाषा में मैरीटाइम रिकॉग्निजेंस एंड कोस्टल सिक्योरिटी यानी कि MRCS कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन 3 हेलीकॉप्टरों की वजह से देश के पूर्वी तटों की सुरक्षा और मजबूत होगी, साथ ही हर तरह की निगरानी करने में मदद मिलेगी। ALH Mk3 हेलीकॉप्टर को HAL के द्वारा बनाया गया है। पुराने हेलीकॉप्टर काफी भारी होते थे, लेकिन ALH काफी हल्का है, तेज है और मल्टी रोल है। इसमें अत्याधुनिक सर्विलांसिंग रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम लगाए गए हैं, जो समुद्री खोजबीन और निगरानी में नौसेना की मदद करेंगे। ये दिन और रात दोनों में काम कर सकते हैं। इसके अलावा ALH Mk3 में एक हैवी मशीन गन भी लगाई गई है, जिसका इस्तेमाल हमला रोकने या बचाव के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा दुश्मन पर हमला करने के लिए भी ये काफी कारगर होगा। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर में कई एडवांस एवियोनिक्स सिस्टम लगे हैं, जिसकी वजह से यह हर मौसम में उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट और 12 पैसेंजर्स की बैठने की क्षमता है। इसकी लंबाई 52 फीट के करीब है, चौड़ाई 10.4 फीट और ऊंचाई 16.4 फीट है। इसका कुल वजन 4,445 किलोग्राम है और पेलोड होने के साथ 5,800 किलोग्राम के वजन के साथ ही उड़ सकता है। इस हेलीकॉप्टर में एक बार में 1,055 किलोग्राम का ईंधन भरा जा सकता है। ALH Mark 3 में शक्ति 1H टर्बोशाफ्ट इंजन लगाया गया है, जो काफी ज्यादा ताकतवर और आधुनिक है। इसकी इंजन की वजह से इसकी औसतन गति 250 किलोमीटर यानी कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है और यह अधिकतम 291 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और एक बार ईंधन भरने के बाद ये 630 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसकी अधिकतम सर्विस सीलिंग है 20,000 फीट। अगली अपडेट रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। रक्षा के क्षेत्र में सुधारों पर भरोसा जताते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि
ये सुधार आने वाले समय में भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के विकास की दिशा में भारत का अभूतपूर्व प्रयास भी है। इसके अलावा ये भी कहा कि निजी क्षेत्रों के साथ बढ़ी हुई साझेदारी से निर्यात में वृद्धि भी हुई है। इसके अलावा डीआरडीओ ने डिजाइन और विकास के लिए निजी क्षेत्रों के साथ भी हाथ मिलाया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि रक्षा मंत्रालय के कई संगठन डिजिटल हुए हैं। अगली अपडेट भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर आ रही है। एक बार फिर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने स्वीडन के साथ अपना भरोसा जताया है। हालांकि बोफोर्स घोटाले के बाद भारत और स्वीडन के बीच जो संबंध थे वो खराब हो गए थे, लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वीडन की कंपनियों को भारत में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया है। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर ने भारत और स्वीडन के बीच डिफेंस इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन पर वेबिनार का आयोजन किया था। इस वेबिनार में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि थे और स्वीडन के रक्षा मंत्री पीटर इसके गेस्ट ऑफ ऑनर थे। इसके अलावा दोनों देशों के राजदूत सहित भारत और स्वीडन की डिफेंस कंपनियों के कई बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस अवसर पर स्वीडिश फर्म्स को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इन रक्षा गलियारों में राज्य सरकारों के जरिए किए जा रहे विशेष प्रोत्साहन और भारत में मौजूद अत्यधिक स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता का फायदा उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि 80 के दशक के आखिरी वर्षों में स्वीडन से खरीदी गई बोफोर्स तोप के सौदे में हुए घोटाले से ही भारत के तोपखाने पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इसका असर स्वीडन के साथ रक्षा सहयोग पर भी पड़ा। लेकिन अब भारत ने एक बार फिर स्वीडन के साथ हथियारों के निर्माण का सहयोग का भरोसा जताया है। इसके अलावा स्वीडन भारत के साथ फाइटर जेट बनाने के लिए भी राजी हो रखा है। स्वीडन के लड़ाकू विमानन कंपनी साब ने भारत को मेक इन इंडिया के तहत ग्रिपेन फाइटर जेट बनाने का ऑफर भी दिया है और इसी साल जो एयर शो हुआ था बेंगलुरु में, उसमें स्वीडन के वायुसेना प्रमुख ने हिस्सा लिया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना के कुछ अधिकारियों ने 2019 में स्वीडन का दौरा भी किया था। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय उनका देश भारत के साथ हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। इस मुश्किल घड़ी में स्वीडन आर्थिक मदद के साथ साथ भारत के लिए कोरोना वैक्सीन भी सप्लाई कर रहा है। अगली अपडेट रक्षा मंत्रालय को लेकर आ रही है। अभी तक तो दोस्तों आपने नेगेटिव लिस्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत और रक्षा निर्यात को प्रोत्साहन करने के लिए सकारात्मक स्वदेशी लिस्ट भी पेश की जा रही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के सैन्य मामलों के विभाग की 108 सैन्य साजो सामान की दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण लिस्ट जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इससे आत्मनिर्भरता हासिल करने और रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। साथ ही इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी स्वदेशीकरण की ओर बढ़ावा भी देगी। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार अब सभी 108 वस्तुओं की खरीद स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी। दूसरी लिस्ट में उन हथियार और प्रणालियों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जो वर्तमान में डेवलपमेंट या फिर परीक्षणों के अधीन है और जिनके भविष्य में पक्के जो ऑर्डर्स हैं उन्हें मिलने की संभावना भी है। पहली सूची में गोला बारूद और आयात रिप्लेसमेंट पर विशेष ध्यान दिया गया है। न केवल लिस्ट में स्थानीय रक्षा उद्योगों की क्षमता को मान्यता दी गई है, बल्कि नए इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए घरेलू अनुसंधान और विकास को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरी पॉजिटिव लिस्ट में जटिल प्रणालियां जिसमें कि सेंसर, सिमुलेटर, हथियार और गोला बारूद जैसे हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, टैंक इंजन, पहाड़ों के लिए मीडियम पावर रडार, MRSAM हथियार प्रणाली और भारतीय सशस्त्र बलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ऐसी अनेक और चीजें शामिल है। इस दूसरी लिस्ट को दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक लागू किए जाने की योजना है। अगली खबर जम्मू और कश्मीर से आ रही है। जम्मू डिवीजन के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 580 मेगावाट की रेटले पनबिजली परियोजना के लिए NHPC और उत्तर प्रदेश सरकार की विद्युत विकास निगम का संयुक्त निगम गठित कर दिया गया है। रेलटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम से निगम को 1 जून 2021 से ही एक्टिव कर दिया गया है। समझौते के मुताबिक निगम में NHPC की 51% यानी कि 51% और जम्मू कश्मीर विद्युत विकास निगम लिमिटेड की 39% यानी कि 49% हिस्सेदारी रखी गई है। इस परियोजना का क्रियान्वयन की लागत जो है वो है 5,281.94 करोड़ रुपए। NHPC की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक रेटले परियोजना के क्रियान्वयन के लिए केंद्र और प्रदेश के निगम का संयुक्त निगम गठित किया गया है। अगली अपडेट की बात करते हैं तो अमेरिका से आ रही है। अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब नौसेना और बोइंग कंपनी ने मिलकर अनमैन्ड ड्रोन के सहारे विमान में ईंधन डाला है और ये दुनिया के लिए पहला ऐसा मामला है। नौसेना और बोइंग कंपनी के संयुक्त प्रयास से मानव रहित ड्रोन MQ-25 TI से हवा में उड़ान के दौरान एक विमान में ईंधन को सफलतापूर्वक भरा गया। इस सफलता के बाद अब ये बात सुनिश्चित हो गई है कि नौसेना के हवा में ईंधन भरने की प्रक्रिया के मानकों के अनुसार
MQ-25 टैंकर मिशन की जरूरत को पूरा कर सकता है और इससे अमेरिका के विमान वाहकों की क्षमता में भी वृद्धि होगी। इस परीक्षण में नौसेना का विमान F/A-18 सुपर हॉर्नेट हवा में ही बोइंग कंपनी के मानव रहित ड्रोन MQ-25TI के संपर्क में आया और उसने रिफ्यूलिंग की। ऐसा कहा जा रहा है कि अब इससे अमेरिका के लड़ाकू विमानों को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। इससे ईंधन की समस्या से मुक्ति मिलेगी। इससे फाइटर जेट को बार बार ईंधन भरने के लिए कैरियर पर उतरने की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान के दौरान फाइटर जेट अपनी पूरी ईंधन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। अमेरिकी नौसेना के F-18 सुपर हॉर्नेट को काफी मजबूती मिलने की इससे उम्मीद है। एक बार उड़ान भरने और लैंडिंग करने से बचने के कारण लड़ाकू विमानों के दुर्घटना के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों, ये वैसे भारत के लिए भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारत अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से संचालित करने के लिए या तो राफेल M लेगा या F-18 सुपर हॉर्नेट। अगली अपडेट UNGA को लेकर आ रही है। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें 143 यानी कि 143 वोट्स मिले हैं, जबकि 191 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। शाहिद सितंबर में शुरू होने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र की अध्यक्षता करेंगे। 193 सदस्यीय महासभा ने अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतदान किया था। चुनाव में राशिद के साथ ही अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री डॉक्टर रसूल भी उम्मीदवार थे, लेकिन उन्हें 48 यानी कि 48 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र को ही लेकर आ रही है। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी कि UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत TS त्रिमूर्ति ने सभी सदस्यों का धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि भारत को चुनने के लिए और विश्वास जताने के लिए आप सभी का आभार। दोस्तों, आपको बता दें कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल संयुक्त राष्ट्र विकास प्रणाली का केंद्र है, जो एक स्थायी दुनिया के लिए सामूहिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए लोगों और मुद्दों को एक साथ लेकर चलता है। आपको बता दें कि UN की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में 54 सदस्य हैं, जो हर 3 साल के लिए महासभा के द्वारा चुने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। बहरहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलता है नए वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।